वेलकम। करंट अफेयर्स 2015 में आपका स्वागत है। तो आज भी मैं आपसे दावा करता हूं कि आज भी हम जो भी पढ़ेंगे उसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे माइंड मैप और नेमोनिक सिस्टम, पेल्मेनिज्म और भी बहुत सारे जैसे कि पिक्चर सिस्टम, ऐसे बहुत सारे तकनीक को इस्तेमाल करके मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में मेमोरी को इन्हांस किया जाए और ताकि आप भूलें नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या मेरा दावा सच है या नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया रैंक 140th इन मदरहुड इंडेक्स। सेव द चिल्ड्रंस स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मदर रिपोर्ट for 2015 shows that India ranked at 140th place in a study of 179 countries to assess risk of maternal death। मैं जहाँ पर यहाँ पॉइंट आउट करूँगा आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर और कितने कंट्रीज थे और 5 मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट, ठीक है। और नॉर्वे वाज रैंक्ड फर्स्ट। तो हमने जाना कि नॉर्वे जो है, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है, फर्स्ट पोजीशन, और इंडिया का रैंक है 140, और वो कितने देशों में किया गया है? 179। ओके, इतने सारे पॉइंट है। अब इसको कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए ट्रिक है। तो इसके लिए आपको पहले तो स्टैंडर्ड चार्ट जो है, मैं पहले भी इसके बारे में बोला था, इसे पेल्मेनिज्म कहते हैं। तो इसका मेन मुद्दा यही है कि हम जो नंबर देखते हैं, जैसे कि गाड़ी का नंबर हो जाए, फ़ोन का नंबर हो जाए, तो हम कुछ ही समय उसको याद रख पाते, बाकी समय हम भूल जाते हैं। और भी है कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो बुक हमें याद ठीक से नहीं रहता, लेकिन हम जब मूवी देखते हैं या पिकुलियर सा पिक्चर देखते हैं तो उसे हम याद रख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आए तो पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टी जो है वो 1 डाउन स्ट्रोक है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। तो ये देखिए, पी जो है, टी जो है वो 1 डाउन स्ट्रोक है, एम जो है 3 डाउन स्ट्रोक है, और 4 लैटिन का 50 जो है वो एल होता है, इसलिए 5। तो आप ठीक तरीके से देख लीजिए। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो इंडिया का रैंक कितना है? 140, और कितने देशों में किया गया है? 179। अब देखिए, 140 को याद रखने के लिए एक इमेज बनाना होगा, क्योंकि 140 जो है ये तो एक नंबर है, इमेज तो नहीं है। इमेज ऐसे बनता है, लेकिन हमारे दिमाग में सेट होगा ऐसा इमेज बनाना होगा, जैसे कि जिसको हमारे दिमाग में फिट हो जाए, हम याद कर सके। तो ट्रोसो क्या है? धर। ट्रोसो का मतलब है टोर्सो का मतलब है धर। सर कलन कर दिया गया है, धर है। तो ट्रोसो क्यों? देखिए यहाँ पर जो टी है वो 1 डाउन स्ट्रोक है। टी जो है वो 1 डाउन स्ट्रोक है, 1 डाउन स्ट्रोक। और मैंने पहले भी बताया था कि
जो वावेल है ए ई आई ओ यू ए 5 वावेल है, ये वावेल कैंसिल हो जाता है मेजर सिस्टम में, इसलिए ये दो जो एम है वो कैंसिल हो जाएगा। और 8 से क्या होगा, 8 से होगा 4 और एस से 0 होगा। मैंने ये स्टैंडर्ड चार्ट फिर देख लीजिए, देखिए एस से क्या होता है, एस से 0 होता है, ठीक है, और 8 से 4 होता है, ठीक है। और टी जो है वो 1 डाउन स्ट्रोक है, ऐसे करके 1 डाउन स्ट्रोक है, ठीक है। तो इसलिए टी से क्या होता है, 1 होता है, डी से भी 1 होता है, ठीक है। तो अब जो 179 है वो टी कप क्यों, ये देखिए टी जो है 1 डाउन स्ट्रोक है, और ई और ए ये जो है ए वावेल है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और कप जो है, अब देखिए कप जो है उसका साउंड के लाइक आता है, के ये देखिए के से 7 होता है, क्यों, यहाँ पर एक देखिए 7, यहाँ पर एक देखिए 7 हुआ, के से 7 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कप CUP कप है, तो यहाँ पर साउंड लाइक के का साउंड आता है, सी का तो साउंड नहीं आता, तो के का साउंड आता है, इसलिए ए 179 होगा। और इससे सी से ए 7 होगा, और यू तो कैंसिल हो जाएगा, वावेल है। और पी से क्या होगा, पी से 9 होगा, क्योंकि ये देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पी इज मिरर ऑफ 9, क्योंकि पी को अगर उल्टा दिया जाए ना वो 9 होता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में इमेज बन गया, अब क्या करना है, अब स्टोरी बनाना है, क्योंकि लिंक करना है तो दिमाग में स्टोरी बनाना है, और काफ़ी मज़ेदार एक स्टोरी होगा। देखिए आपने गाना सुना था, बोतल से बाहर आ गया जिन, ये देखिए यहाँ पर देखिए कप है, तो कप से क्या हो, कप से एक जिन बाहर आ गया, और जिन धर था उसका, यानी कि टोर्सो और धर था और सर नहीं था, और कप से बाहर निकल आ गया, निकला। तो आप सोचिए कि किसी का माँ है, वो चाय पी रही थी और अचानक वहाँ से एक टोर्सो निकल गया, तो क्या हुआ। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आई लिखना चाहिए तो अच्छा होगा, यहाँ पर आई लिख दीजिए, आई फॉर इंडिया, यहाँ पर इस धर पे आई लिख दीजिए, जो धर है यहाँ पर आई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ किसकी, यहाँ पर कुछ खराबी आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर आई लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया का रैंक हो गया टोर्सो, ठीक है। तो रिपोर्ट prepared by Save the Children and was launched by Union Ministry Affairs, Union Minority Affairs Minister Najma Hebdullah in न्यू दिल्ली, ओके। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। तो फिर एक न्यूज़ है इंटरनेशनल में, इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, ठीक है। तो ए रिपोर्ट बाय स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन SIPRI reveals that India is the world's largest buyer of weapons and military equipment, accounting for 15%। ये आपको याद रखना है, अकाउंटिंग कितना, काउंटिंग 15% of all such international imports during 2010-15, Saudi Arabia, China and United Arab Emirates, UAE and पाकिस्तान। देखिए हमारे जो अजीज़ दोस्त थे वो भी पीछे नहीं है, पाकिस्तान ये भी आपको याद रखना है।
तो जो भी इंडिया करेगा वो पाकिस्तान को करना ही है, पीछे पीछे आएगा। तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। और द नेक्स्ट 4 बिगेस्ट ग्लोबल इंपोर्टर्स, देखिए हमारे आसपास वाले जो नज़दीकी राष्ट्र हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा न्यूज़ रखना है करंट अफेयर्स में। और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो कभी कभी क्या आते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कुछ 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपसे कहा गया कि बोलिए इनमें से लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया में कौन सा होता है, आर्म्स या राइस और एसेट्रा एसेट्रा। तो इस न्यूज़ के बेस से तो ओपन्स होगा, आर्म्स होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। और फिर डॉक्टर नसीम जायदी इस न्यू CEC द प्रेसिडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, द प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नसीम जायदी as the new chief election commissioner of India. He assumed charge after the present incumbent Hari Shankar Verma demitted office. Upon his retirement, Jaidi will have tenure of up to July 2017, 17 साल तक है, when he attained the age of 65, यहाँ पर ध्यान दीजिए, attained the age of 65. The CEC has tenure of 6 years, ये देखिए यहाँ पर 6 years और up to of age 65 years। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर से क्वेश्चन आते भी है, तो ये आपको ध्यान देना है। व्हिच एवर इज अर्लियर, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, व्हिच एवर इज अर्लियर। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर वाला क्लास नहीं है, करंट अफेयर्स का है, इसलिए थोड़ा सा हमें टच करना होगा। तो देखिए यूजुअली जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको इंडियन सिविल सर्विस से या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही लिया जाता है। तो उनका ऑफिशियल स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तरह होता है, तो बहुत हाई स्टेटस है। तो उनको अपॉइंट करते हैं। एरो देखिए, एरो बहुत अच्छी तरीके से एरो को देखिए, एरो को फॉलो कीजिए। यहाँ पर जो जो पिक्चर बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया है मैंने, तो एरो को देखिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कि CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार देख लीजिए पिक्चर को ठीक तरीके से, ठीक है। ऑफिशियल स्टेटस बार बार मैं इसको एनिमेटेड कर रहा हूँ क्योंकि आपको इससे याद आ जाएगा। एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, बार बार एनिमेटेड कर रहा हूँ, उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए।
इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। ही हैज़ टेनर ऑफ 6 years, इधर 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर अर्लियर। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ठीक तरीके से अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। मैं समझाता हूँ। अगर किसी चीफ इलेक्शनर कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए 60 साल की उम्र में, तो वो कितने साल रहेंगे? 60 साल यानी कि 60 साल की उम्र में उनको अपॉइंट किया गया, तो वो और 5 साल रह पाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा गया तो 6 years, लेकिन यहाँ पर देखिए 65 years, यानी कि इधर 6 years वो रह सकते हैं या 65 years उनका एज हो जाएगा तो उनको रिटायर करना पड़ेगा। तो अगर किसी सीईसी को 60 एज में 60 years के एज में अपॉइंट किया गया तो कितने साल रहेंगे? 5 साल, क्योंकि यहाँ पर देखिए 65 years हो जाएंगे ना 5 साल में, तो 6 साल नहीं 6 years नहीं रह पाएंगे, ठीक है, 6 साल नहीं रह पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जब मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ाऊँगा तो तब मैं डिटेल्स में इसके बारे में बोलूँगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना चाहिए। देखिए, इंडिया 5th इन प्रोड्यूसिंग ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? कंप्यूटर ई वेस्ट, आप देख सकते हैं, पिक्चर है यहाँ पर, जो कीबोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ई वेस्ट। हाँ, तो द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2014 रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। University says that India is the 5th biggest producer e-waste in the world, और इसका अराउंड 1.7 मिलियन टन्स, बहुत ही ज़्यादा है। ये हमें इस पे ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, कैसे इसको रिड्यूस किया जाए इसके बारे में सोचना होगा, ठीक है। और देखिए टॉप पोजीशन पे कौन है? टॉप पोजीशन पे यूएसए है, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो इसे कैसे याद रखें? तो यूएसए फॉर यू कर दीजिए और चाइना सी, जे और जी और आई, ये एक्रोनिम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी बार बार आ रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY इन पटना। ओके, ध्यान दीजिए, दीनदयाल उपाध्याय की इनिशिएटिव ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ओके, इसका एम क्या है? एम है टू सप्लाई 24/7 uninterrupt पावर सप्लाई टू ऑल होम्स। ओके, थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिए, पॉइंट्स आ जाते हैं, कभी कभी पॉइंट्स बोल देते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका इनिशिएटिव क्या है, इसका एम क्या है, इस योजना का एम क्या है। तो इसके बारे में कुछ हमें जानना होगा। पहले जो राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना था, इसको हटाकर ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये लाया गया। तो देखिए, पहले राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना था, अब दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका जो पॉइंट है, 4 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि
जो की इनिशिएटिव है, जो की पॉइंट है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का इसका एम क्या है, इससे क्या हो सकता है, क्या सोच के गवर्नमेंट ने बनाया। तो देखिए, इम्प्रूवमेंट इन आवर्स ऑफ पावर सप्लाई इन रूरल एरिया, सॉरी, रिड्यूसिंग इन पिक लोड जो होता है उसको रिड्यूस करना, और इम्प्लीमेंट इन बिलिंग एनर्जी बेस्ड ऑन metered consumptions and improving access to electricity to rural household। जो गांव में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस बनाने के लिए किया गया है, और क्या, और रूरल एरिया में, ज़्यादातर रूरल एरिया में पावर सप्लाई ठीक तरीके से पहुँचे इसलिए, और बिलिंग में कुछ इम्पोर्टेंट कंजम्पशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको लाया गया है। तो चारों पॉइंट को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमें एक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था, उसको हटाकर दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना लाया गया इन पटना में। तो ये पॉइंट आ जाता है, रिलीवेंट पॉइंट है, काफ़ी रिलीवेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कभी करंट अफेयर्स पढ़ने का यही नियम है, यही रूल्स है कि उसके साथ जो रिलीवेंट, जितने भी सारे रिलीवेंट पॉइंट है ना, उसको सारे के सारे पढ़ डालो, सारा का सारा जो रिलीवेंट पॉइंट है, रिलीवेंट टॉपिक्स है, उसको सारा का सारा पढ़ डालो, तो पढ़ना होता है। तो आपको क्या है, आपको क्वेश्चन सेटर का दिमाग को समझना है। क्वेश्चन सेटर किन किन तरफ से आपको क्वेश्चन कर सकता है, किस किस तरफ से आपको क्वेश्चन कर सकता है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन सेटर को, क्वेश्चन सेट जो कर रहे हैं उनका दिमाग को पढ़ना है आपको, किस किस तरफ से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये भी समझना है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। सिंस 2005 REC has been appointed nodal agency by Ministry of Power for Government of India scheme Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana was launched by previous UPA government lead by then PM मनमोहन सिंह। ठीक है, अब थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि रिलीवेंट पॉइंट को पढ़ना होता है। क्यों किया गया, अब दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, राजीव गांधी के बारे में भी आपको पढ़ना है, उनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब पढ़ना है। तो क्वेश्चन बनता है इससे, क्योंकि ये भी करंट में आ जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं रिलीवेंट पॉइंट सारे। तो ये कौन थे, इंडियन फिलोसोफर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, बहुत बड़े विद्वान थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे। तो इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ भारतीय जनसंघ और अग्रदूत थे आज के, जो आप करंट जो बीजेपी देख रहे हैं उसके अग्रदूत थे, उसके पायनियर और प्रेजेंट डे बीजेपी। ओके, तो अब राजीव गांधी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और यहाँ पर उनके समय काल में एक बहुत ही एक पॉइंट है जो आपको जानना है। मैं एनिमेटेड कर रहा हूँ उसको, पॉइंट को देखिए, आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए, उनके समय पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो था जनवरी 1, यहाँ पर 1 होगा, जनवरी 1 1985 में आया था। तो ये 10th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है
कि कोई एमएलए और कोई एमएलए या एमपी अगर किसी दल के, किसी पार्टी के टिकट लेके बनते हैं, उनको लोकसभा या विधानसभा में अगर सीट मिलता है और वो किसी पार्टी के टिकट पर एमएलए या एमपी बने, तो क्या है, वो अगर उस दल को छोड़ दे तो उनका एमपी और एमएलए पद नहीं रहेगा। यही एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो इसके बारे में थोड़ा हमें नेमोनिक्स करना होगा, थोड़ा मेमोरी में घुसाना होगा, क्योंकि देखिए इट इज़ एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 52nd अमेंडमेंट। अब 52nd को कैसे याद रखें? 52nd से क्या होता है? लाइन होता है। क्यों लाइन होता है? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हमें याद नहीं रहेगा। अब बहुत बड़े बड़े नंबर होगा, बहुत सारे साल, बहुत सारे तारीख, बहुत सारे डेट, हिस्ट्री के डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स है, और जियोग्राफी में भी कुछ डेट्स है, तारीख है, वो भी हमें याद रखना पड़ता है। कुछ नंबर है, बहुत सारे नंबर हमें याद रखना पड़ता है। तो कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसको भूलने को रोकने के लिए इमेज बनाना होगा। क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1 0 1 0, ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर कभी ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं समझेगा, ठीक है। उसी तरह ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो भी एक प्रोग्राम से चलता है। वो ज़्यादातर इमेज, मूविंग थिंग्स, ये सब याद रख पाता है, क्योंकि हम मूवी देखते हैं तो हमें याद रहता है। अरे भाई मूवी देखते हैं हमें याद रहता, तो हम पढ़ते हैं तो क्यों नहीं याद रहता? तो लॉजिक इसमें ही है ना। तो पढ़ने को, हर एक लेटर को, हर एक वर्ड को इमेज में कन्वर्ट करना होता है, वही इमेज हमारे दिमाग में जाता है और हम याद रख पाते हैं। क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है, बहुत दिन तक इस बात को मैंने देखा है, पढ़ा है, बहुत पढ़ा है इसके बारे में। तो मैंने देखा है ये सक्सेसफुल और साइंटिफिक मेथड है, ये कोई अनसाइंटिफिक मेथड नहीं है, सक्सेसफुल है। और देखिए आप भी नहीं भूल पाएंगे। तो 52 से क्या होता है? लाइन होता है। क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया कि देखिए लैटिन का जो 50 है वो एल होता है, तो उससे 5 होता है, ठीक है। तो ए लाइन होता है और आई ओ तो कैंसिल हो जाएगा, और एन से क्या होता है? 2 डाउन स्ट्रोक है, 2 होगा, तो लाइन हो गया। और अब जो है 191 आर्टिकल 191 में जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप है, उसमें, उस आर्टिकल में अमेंडमेंट, सॉरी, इस 52nd अमेंडमेंट को लाया गया, और अमेंडमेंट से इस एंटी डिफेक्शन लॉ को वहाँ पर इंक्लूड किया गया। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। अगर 10th शेड्यूल में होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अभी इस आर्टिकल को हमें इस अमेंडमेंट से जोड़ना है। तो देखिए 1 से क्या होता है? टी होता है, और आई तो कैंसिल हो जाएगा। बी से क्या होता है? यहाँ पर देखिए, फिर देखिए बी और पी से क्या होता है? 9 होता है, क्योंकि अगर मिरर इमेज होगा तो 9 होगा ना। तो देखिए यहाँ पर बी से 9 होता है, और टी से क्या होता है? 1 होता है। ई तो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ? तिब्बत। अब तिब्बत तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है भाई, कैसे याद रखें? तो तिब्बत के दलाई लामा को ले लीजिए, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर हम जस्ट याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। सभी रेस्पेक्टेड पीपल है, तो हमें याद रखना है। और
फिर अगर आपके दिमाग में नहीं सेट होगा तो आप तिब्बत सोप को भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक बनाना होगा, स्टोरी बनाना होगा, स्टोरी, मूविंग स्टोरी। देखिए यहाँ पर एक लायन आ रहा था और दलाई लामा ने हाथ दिखाकर उसको बोला रुक रुक, हो गया। और इसमें आपको कुछ डिफेक्ट लगा, एंटी डिफेक्ट, ये एंटी था, ये लायन एंटी था दलाई लामा को, और इन्होंने हाथ दिखाकर बोला रुक, और तो क्या हुआ, इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट, इसके बॉडी में कुछ डिफेक्ट आ गया और ये बैठ गया यहाँ पर। तो क्या हुआ आपको, देखिए आप इमेजिनेशन कीजिए, आंख बंद करके इमेजिनेशन कीजिए, हो गया, सेट हो गया, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर राजीव गांधी के समय पर एक प्रोटेस्ट आया था रूरल टाइप पे, प्रो रिच प्रो सिटी, रूरल एंड ट्राइबल पीपल प्रोटेस्ट बिकॉज दे सॉ देम प्रो रिच और प्रो सिटी रिफॉर्म, ओके। तो और इनके मेमोरियल को क्या कहा जाता है, पीर भूमि, लैंड ऑफ ब्रेव, पीर भूमि। अब इसे कैसे याद रखें भाई, कभी कभी भूल जाते। मैं जब मेमोरियल वाला क्लास कराऊंगा तब देखिएगा आप कुछ भी नहीं भूल पाएंगे, सब आपको याद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक मैजिक दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। क्या है, तो आप टीवी पे वीर जो मूवी है वो देख रहे थे, ठीक है, वीर मूवी है देख रहे थे, और ये जो टीवी है वो भूमि पे था, भूमि नीचे था, भूमि पे, ठीक है। तो और ये पिक्चर जो है ठीक टीवी के ऊपर था, राजीव गांधी का पिक्चर जो है वो ठीक टीवी के ऊपर था। देखिए आप भूल नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ, वीरभूमि किसका मेमोरियल है, राजीव गांधी का, ठीक है। तो फिर देखिए इंटरनेशनल जज डे सेलिब्रेशंस ऑफ व्हिच डे, अप्रैल 30। अब इसे कैसे याद रखें, तो इसे याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक है, फिर से देखिए मज़ा होता है, 30 से मज़ा जो ड्रिंक है ना उसे मैंने लिया, तो एम से क्या होता है 3 होता है, और ए तो कैंसिल हो जाएगा, जेड से, दोनों जेड से मैंने पहले भी बताया, 2 जब 0 होंगे, 2 जब 0 फिगर, ऐसे 0 फिगर होता है जेड और एस, तब 1 0 होता है, ठीक है, पेयर में 1 होता है। तो यहाँ पर पेयर में है तो z है ऐसे 0 होगा और a कैंसिल हो जाएगा। मज़ा, जो मज़ा ड्रिंक, इसे क्या होता है 30। अब अप्रैल का एप्पल, अप्रैल से क्या होता है एप्पल, ठीक है। तो ये बजा रहे थे, एक हाथ में जज मज़ा ड्रिंक था और एक हाथ में एप्पल था। तो क्या हुआ देखिए, इंटरनेशनल जज डे जो है वो सेलिब्रेट कब, अप्रैल 30, ठीक है। और फिर भी याद नहीं रहे तो देखिए शाहरुख खान जी है, तो उनके एक हाथ में ये एप्पल और एक हाथ में ये हुआ। फिर डेथ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर 6 दिसंबर ऑब्जर्व महापरिनिर्वाण दिवस। मैंने पहले भी कहा था, मेरे बुद्धिज्म वाले क्लास को देख लीजिएगा। डेथ ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्धा, वहाँ उनका जो देहांत हुआ था उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। अब इसे कैसे याद रखें, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस। अब देखिए दिसंबर जो है उसको मैंने डिम्पल कपाडिया के साथ जोड़ दिया, डिम्पल कपाडिया के साथ जोड़ दिया। दिसंबर मैं भरा करने वाला हूँ, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, डिम्पल कपाडिया फॉर दिसंबर। अब जो 6 है करीब करीब देखिए हॉकी स्टिक्स की तरह लगता है। अब परिणीति चोपड़ा, इसको महापरिनिर्वाण, तो अब स्टोरी बनाते हैं। डिम्पल कपाडिया ने देखिए 6 हॉकी स्टिक्स जो है करीब करीब 6 जैसा लगता है, इसे पिक्चर पिक सिस्टम कहते हैं। तो इसे उठाया,
हॉकी स्टिक को उठाया डिम्पल कपाड़िया ने, और परिणीति चोपड़ा जो थी उनके सर पे दे मारा। ठीक है, दे मारने के बाद क्या हुआ, वो महापरी बन गई, बड़ी सी एक परी बन गई, महापरी बन गई और उनका निर्वाण हो गया, महापरी निर्वाण। ठीक है, तो आपको दिमाग में सेट हो गया 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस। ओके, फिर इंडिया रैंक 12th इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स। फिर यहाँ पर पाकिस्तान आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉलो करना है। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान का जो भूमिका है, पाकिस्तान का जो काम है वो हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त है। ठीक है, तो अब इंडिया का रैंक कितना है, 12। तो और पाकिस्तान हैज़ 3 न्यूक्लियर, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अच्छी तरीके से दोनों पॉइंट याद कर लीजिए। और फिर कंट्रीज, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो 99 न्यूक्लियर रिएक्टर है और फर्स्ट पोजीशन पे, फ्रांस, जापान, रसिया, चाइना है। थोड़ा सा देख लीजिए, आंख मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।